नमस्कार मित्रों। सुरता साहित्य की धरोहर के मंगलवारी व्यक्तित्व एवं कृतित्व परिचय में आपका हार्दिक स्वागत है। हर मंगलवार हम मिलते हैं उन रचनाकारों से जिन्होंने अपने शब्दों से समाज को दिशा दी, विचारों को चेतना दी और साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। आज प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के गौरव, साहित्य के उज्ज्वल नक्षत्र देहूर राम निर्वाण प्रतप्त। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके शब्दों में जीवन की सच्चाई, संघर्ष की गूंज, समाज की पीड़ा और परिवर्तन की प्रेरणा धड़कती है। शिक्षक, साहित्यकार, कथाकार, कवि और उपन्यासकार प्रतप्त जी ने हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में अमूल्य साहित्यिक योगदान देकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध धरोहर सहेज कर रखी है। कविता, गजल, कहानी, उपन्यास, उनकी रचनाओं ने पाठकों के हृदय में गहरी छाप छोड़ दी है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान प्राप्त करने वाले यह महान लेखक आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा के दीपक बनकर उजाला करते हैं। तो आइए जानें उनके संघर्ष, उनकी रचना यात्रा और उनके योगदान की कहानी। आज हम छत्तीसगढ़ की साहित्यिक जमीन में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। हमारे पास सुरता साहित्य की धरोहर वेबसाइट पर डुमन लाल ध्रुव का लिखा एक लेख है जो देहूर राम निर्वाण प्रताप के बारे में है। अब ये नाम शायद कई लोगों के लिए नया हो, लेकिन इस एक नाम के पीछे एक साहित्यकार, एक शिक्षक और एक समाज सुधारक की पूरी कहानी छिपी है। आज हमारी पड़ताल इसी बात पर है कि धमतरी के एक छोटे से गांव भिंडरी में एक किसान परिवार में जन्मा एक इंसान कैसे छत्तीसगढ़ की साहित्यिक और सामाजिक चेतना की आवाज बन गया। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम बड़े नामों को बस उनकी उपलब्धियों से जानते हैं, किताबें, पुरस्कार, लेकिन असली कहानी तो इस सफर में होती है। एक कृषक परिवार जहां शायद पहली प्राथमिकता खेती किसानी होती है, वहां से कोई बीए, बीटीआई और साहित्य विशारद जैसी डिग्रियां हासिल करे, वो भी 1935 में जन्म लेकर। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक तरह की हालातों के खिलाफ एक बगावत है। सही कहा, ये हालातों के खिलाफ एक जंग जैसा है। लेख में जिक्र है कि उनके पिता का नाम श्री नंदलाल सिंह निषाद और माता का नाम स्वर्गीय चमारिन बाई निषाद था। तो एक बेहद साधारण शुरुआत, और फिर वो शिक्षक बने, शाला निरीक्षक बने। ये करियर का रास्ता भी दिलचस्प है। उन्होंने कोई बड़ा बिजनेस या राजनीति नहीं चुनी, बल्कि शिक्षा को चुना। यहीं पर उनके जीवन का पैटर्न दिखने लगता है। शिक्षा चुनना मतलब समाज की नींव पर काम करना। वो जानते थे कि अगर बदलाव लाना है तो वो क्लासरूम से शुरू होगा। उस दौर में आज़ादी के बाद एक राष्ट्र निर्माण का एक जुनून था, और निर्वाण जी जैसे लोगों के लिए शिक्षा और साहित्य राष्ट्र निर्माण के सबसे औजार औजार थे। उनकी डिग्रियां सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं थी, बल्कि खुद को उस बड़े काम के लिए तैयार करने का एक साधन थी। लेख में उनके व्यक्तित्व के लिए 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं: सरल, सादगीपूर्ण और कर्मनिष्ठ। और साथ ही उनके जीवन के 3 स्तंभ बताए गए हैं: साहित्य, अध्यात्म और समाज सेवा। ये सब सुनने में बहुत आदर्श लगता है, लेकिन मुझे उनका एक संकल्प बहुत छू गया जो लेख में दिया है: जाति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की सेवा, अंतिम सांस तक। ये तो बहुत बड़ा दावा है। एक छोटे से गांव का आदमी पूरी दुनिया की सेवा करने की बात कर रहा है। हाँ, पहली नज़र में ये बहुत महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन अगर हम इसे उनके नज़रिए से देखें तो वो शायद विश्व की सेवा करने के लिए जिनेवा जाने की नहीं सोच रहे थे। उनका मानना था कि अगर वो अपने गांव, अपने समाज, अपनी भाषा की सेवा पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो उसी बड़ी वैश्विक चेतना का हिस्सा बन रहे हैं। उनके लिए समाज सेवा कोई अलग से करने वाला काम नहीं था। उनका पढ़ाना, उनका लिखना, सब कुछ उसी बड़ी सेवा का हिस्सा था। उन्होंने साहित्य को मनोरंजन का साधन नहीं, साधना का माध्यम माना। साधना मतलब डिसिप्लिन, एक आध्यात्मिक अभ्यास। उनके लिए कविता लिखना भी एक तरह की पूजा या प्रार्थना जैसा था। बिल्कुल, हर शब्द एक जिम्मेदारी थी। वो शब्द या का समाज को जोड़ेगा या तोड़ेगा, या तो उठाएगा या गिराएगा।
इसलिए जब वो लिखते थे तो वो सिर्फ एक कहानीकार या कवि नहीं होते थे, वो एक समाज निर्माता की भूमिका में होते थे। ये संकल्प उनके पूरे काम को एक दिशा देता है, एक मकसद देता है। तो उन्होंने अपने जीवन का एक मिशन स्टेटमेंट बना लिया था। अब देखते हैं कि ये मिशन उनके लेखन में, उनकी किताबों में कैसे उतरा, क्योंकि उनका साहित्यिक दायरा तो हैरान करने वाला है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं पर बराबर की पकड़, और विधाएं तो देखिए, गीत, गजल, कविता, मुक्तक, प्रहसन, कहानी, सामयिक लेख, ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी या फिर ये उस दौर की जरूरत थी जहां एक ही लेखक को समाज की हर साहित्यिक भूख को पूरा करना पड़ता था? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण था। ये दिलचस्प नुक्ता है। मतलब वो एक वन मैन लिटरेरी आर्मी की तरह थे। आप ऐसा कह सकते हैं। सोचिए, उनके प्रहसन मतलब छोटे व्यंग्यात्मक नाटक शायद गांव की चौपाल पर सामाजिक कुरीतियों पर सीधी चोट करने का सबसे अच्छा तरीका रहे होंगे। उनकी गजलें शायद उनके निजी आध्यात्मिक मन की बातें कहती होंगी। उनकी कहानियां छत्तीसगढ़ के आम आदमी के संघर्ष और सपनों को दर्ज करती होंगी। हर विधा का एक खास मकसद था। ये सब अलग अलग फॉर्म में हाथ आजमाना नहीं था, ये समाज से संवाद करने के अलग अलग रास्ते खोजना था। और इनकी किताबों के नाम भी बड़े, क्या कहते हैं, गवारशिंग हैं। एक है छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह मईके के गोठ। ये नाम सुनकर ही एक अपनेपन का एहसास होता है, लेकिन इसका सांस्कृतिक मतलब क्या है? मईके के गोठ सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी भावना है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और असल में पूरे भारत की ग्रामीण संस्कृति में मायका यानी माँ का घर सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक महिला के लिए आज़ादी, सुकून, बेफिक्री और बिना किसी जजमेंट के अपनी बात कहने का प्रतीक है। जब निर्वाण जी अपनी कविताओं के संग्रह का नाम मईके के गोठ रखते हैं, तो वो अपने पाठकों को ये संदेश दे रहे हैं कि ये कविताएं उतनी ही सच्ची, उतनी ही अपनी और उतनी ही सुकून देने वाली हैं जितनी मईके में बैठकर की गई बातें होती हैं। वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को वही सम्मान दे रहे थे। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। एक और नाम है दोहा दाण बंथे कांड। ये तो सुनने में ही बड़ा अनोखा है। दाण और कांड, इसका क्या मतलब हुआ? ये छत्तीसगढ़ी भाषा की खूबसूरती है। दाण का मतलब होता है पगडंडी या जैसे कच्चा रास्ता। अच्छा, पगडंडी शब्दों की ताकत के बारे में है। कैसे दो छोटी पंक्तियां एक पूरी सोच को, एक पूरे आंदोलन को जन्म दे सकते हैं। ये दिखाता है कि वो साहित्य को कितनी बड़ी ताकत मानते थे। मतलब a couplet can forge a path that leads to a revolution। कमाल है। मुझे लगता है यहाँ पर उनकी कोई पंक्ति सुनना जरूरी है ताकि हम उनकी आवाज के तेवर को महसूस कर सकें। लेख में कोई उदाहरण तो नहीं है, पर उनकी शैली को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा ही लिखते होंगे वो। माटी के तन माँ, माटी के मन माँ, माटी के सपना संजोवत हन, हम तो भुइयां के मानुखन, माटी में मिलके फिर आबो हम। बहुत सुंदर। अब ये बिल्कुल उनकी भावना को पकड़ता है, जमीन से जुड़ाव, अपनी पहचान पर गर्व और जीवन मृत्यु का वो सहज चक्र। उनकी लेखनी में यही सादगी और गहराई थी। और देखिए, एक तरफ वो भावनामृत जैसे भक्ति पद लिख रहे हैं जो उनकी निजी आध्यात्मिकता को दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ समाज यात्रा निषाद केवट समाज जैसी किताब। ये सिर्फ एक समाज का इतिहास नहीं है, ये एक हाशिए पर रखे गए समुदाय को उसकी पहचान, उसका गौरव वापस दिलाने की कोशिश है। ये साहित्यिक एक्टिविज्म है। मुझे ये बाल साहित्य वाला एंगल भी बहुत दिलचस्प लग रहा है। हृदय की पुतली जैसी रचनाएं। अक्सर बड़े सामाजिक लेखक बच्चों के लिए लिखने को कमतर समझते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या निर्वाण जी का बच्चों के लिए लिखना ये दिखाता है कि वो समाज को जड़ से यानी अगली पीढ़ी से बदलना चाहते थे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो जानते थे कि असली और स्थायी बदलाव बच्चों के मन में संस्कार डालकर ही आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने देश से प्यार करे, तो आपको उन्हें कहानियां सुनानी होंगी, आपको उनके लिए गीत लिखने होंगे। उनका बच्चों के लिए लिखना इस बात का सबूत है कि उनकी दृष्टि बहुत दूरगामी थी। वो सिर्फ आज की समस्याओं का समाधान नहीं खोज रहे थे, वो एक बेहतर कल की नींव रख रहे हैं। तो ये तो होगी उनके काम की बात, लेकिन काम की पहचान तब होती है जब उसे सम्मान मिलता है। लेख में बताया गया है कि उनकी रचनाएं देश विदेश की पत्र-पत्रिकाओं में छपती थीं और 110 से ज्यादा काव्य संकलनों में शामिल हो चुकी हैं।
एक मिनट, 110 से ज्यादा? इसका मतलब तो ये हुआ कि उस दौर का कोई भी बड़ा हिंदी या छत्तीसगढ़ी काव्य संकलन उनके जिक्र के बिना अधूरा माना जाता था। ये उन्हें सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक अनिवार्य लेखक बना देता है। सही शब्द है, अनिवार्य। और फिर पुरस्कारों की सूची है, काव्य महारथी, कवि मार्तंड, साहित्य शिरोमणि, साहित्य भूषण। ये सिर्फ भारी भरकम उपाधियां नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक क्षेत्रीय लेखक ने अपनी स्थानीय पहचान को खोए बिना राष्ट्रीय चेतना से संवाद किया। उनकी सफलता का राज यही था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी की बात सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं, प्रेम, संघर्ष, आध्यात्म के माध्यम से की, जिससे दिल्ली या बंगाल का पाठक भी जुड़ सका। लेख में जिक्र है कि उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की संस्थाओं ने सम्मानित किया। तो ये एक तरह से छत्तीसगढ़ी संस्कृति का राष्ट्रीय मंच पर सम्मान था। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये एक पुल का निर्माण था। जब दिल्ली में बैठा कोई पाठक निर्वाण जी की कविता पढ़ता है तो वो सिर्फ एक कविता नहीं पढ़ रहा, वो छत्तीसगढ़ के गांव के जीवन को, वहां के लोगों की सोच को, वहां की खुशबू को महसूस कर रहा है। निर्वाण जी जैसे लेखक सांस्कृतिक राजदूत बन जाते हैं। वे भारत की अनेकता में एकता की सच्ची मिसाल पेश करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। एक आदमी जो शिक्षक है, शाला निरीक्षक है, समाज सेवक है और फिर इतनी सारी विधाओं में लिख रहा है, क्या इस सब की वजह से उनके किसी एक क्षेत्र का काम, शायद उनका साहित्यिक काम, उतना गहरा नहीं हो पाया जितना हो सकता था अगर वो सिर्फ उसी पर ध्यान देते? ये एक क्लासिक बहस है, विशेषज्ञता बनाम बहुमुखी प्रतिभा। यह एक बहुत वैध सवाल है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हो सकता है कि अगर वो सिर्फ उपन्यास लिखते तो वो छत्तीसगढ़ के प्रेमचंद कहलाते, या अगर सिर्फ गजलें लिखती तो एक और बड़े शायर के रूप में जाने जाते। लेकिन मुझे लगता है कि हम उन्हें गलत पैमाने से माप रहे हैं। उनका लक्ष्य शायद एक महान उपन्यासकार या शायर बनना था ही नहीं। उनका लक्ष्य था समाज पर प्रभाव डालना, और उसके लिए जो भी औजार, कविता, कहानी, शिक्षण, भाषण जरूरी लगा, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। उनकी महानता किसी एक विधा में नहीं, बल्कि अपने मिशन के प्रति उनकी समग्र प्रतिबद्धता में थी। तो उनका जीवन ही उनका सबसे बड़ा महाकाव्य था। क्या खूब कहा है। बिल्कुल, उनका जीवन ही उनका संदेश था। उनकी सादगी, उनकी कर्मनिष्ठा, ये सिर्फ लिखने के लिए शब्द नहीं थे, वो इन्हें जीते थे। इसीलिए जब वो लिखते थे तो उनके शब्दों में वजन होता था, क्योंकि उसके पीछे एक जीते जागते जीवन का अनुभव होता था। उन्होंने साबित किया कि आपको अपनी जड़ें, अपनी बोली, अपनी मिट्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है बड़ा बनने के लिए, बल्कि उन्हीं जड़ों को मजबूती से पकड़कर आप इतने ऊंचे उठ सकते हैं कि पूरा देश आपको देखे। तो डिहुर राम निर्वाण प्रतप्त की इस यात्रा से हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प और कर्मनिष्ठा से साहित्य, शिक्षा और समाज सेवा को एक ही माला में पिरो सकता है। उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये उस दौर के उन अनगिनत गुमनाम नायकों की कहानी है जिन्होंने चुपचाप इस देश की नींव को अपनी मेहनत से सींचा। ये छत्तीसगढ़ की उस सांस्कृतिक विरासत की गहराई को भी दिखाती है जहां से ऐसे हीरे निकलते हैं। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक अधूरे सवाल पर छोड़ना चाहती हूँ। लेख के अंत में यह उल्लेख किया गया है कि उनकी कई कृतियां, जैसे बहुमंजरी काव्य संग्रह और एक कहानी संग्रह, आज भी अप्रकाशित हैं, यानी पांडुलिपियों के रूप में कहीं रखी हैं। मतलब उनका लिखा हुआ खजाना अभी भी बंद तालों में है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमने उनके प्रकाशित कार्यों के आधार पर उनके मिशन और उनकी सोच का विश्लेषण किया है, पर क्या पता उनका सबसे जरूरी संदेश, समाज के लिए उनकी सबसे तीखी टिप्पणी या उनके जीवन का सबसे गहरा दर्शन उन्हीं पन्नों में कैद हो। ये सोचना कितना रोमांचक और साथ ही कितना जरूरी है कि उन पांडुलिपियों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और सामाजिक चिंतन के और कौन से रहस्य छुपे हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अगर वो आज हमारे सामने आते हैं तो वे हमें हमारे आज के समाज के बारे में क्या नया सिखा सकते हैं। मित्रों, आज आपने जाना छत्तीसगढ़ के साहित्य रत्न डिहुर राम निर्वाण प्रतप्त के जीवन का प्रेरक परिचय। उनकी साहित्य साधना, सामाजिक चेतना और शब्दों की सादगी हमें यह सिखाती है कि सृजन सिर्फ लिखना नहीं,
बल्कि समाज को रोशनी देना है। सुरता का उद्देश्य है ऐसे ही महान साहित्यकारों को स्मरण करना, उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और साहित्य के प्रति सम्मान एवं संवेदना जगाना। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक व्यक्तित्व के साथ। तब तक साहित्य से जुड़िए, संस्कृति से जुड़िए, सुरता से जुड़िए। नमस्कार।